Good morning, students. Myself Mahesh Mehta from New Catholic Mission School, Jhava. Today I am going to continue class for 11th class student of physical education. That is Unit 9, second part. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, उसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं. ठीक है, तो आज हम जो इस यूनिट के सेकंड पार्ट में जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको कवर अप करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट इज डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है, जैसे जब जो बेबी मदर के वूम्ब में उसका जो फर्स्ट डे रहता है वहाँ से लेकर स्टिल उस बर्थ तक, उसके बाद अलग अलग प्रकार की जो स्टेजेस है उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्रीनेटल स्टेज फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ. ठीक है, इस स्टेज में जैसे ही जो बच्चे का मदर की वूम्ब में जो स्टार्टिंग होता है उसका, ठीक है, जैसे बर्थ लेने के लिए जैसे ही उसकी मदर की वूम्ब में जो फर्स्ट डे रहता है वहाँ से लेकर उसके जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता. लेट्स सी. द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड. ठीक है, कंसेप्शन पीरियड मीन्स जैसे ही बच्चे मदर की वूम्ब में जैसे ही मदर प्रेगनेंस होती है उस समय से लेकर टिल उसके बर्थ तक जबकि उसका बर्थ नहीं हो जाता. दिस स्टेज आर जाइगोट स्टेज, देन एम्ब्रॉय स्टेज एंड देन फेटस स्टेज. ठीक है, फेटस स्टेज में जैसे ही मदर के वूम्ब में जो बच्चा है उसका जैसे डेवलपमेंट हो रहा है. द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज अश्योर विद इन द मदर्स वूम्ब. द डेवलपमेंट स्पेशली ग्रोथ इज वेरी रैपिड ड्यूरिंग प्रीनेचुरल स्टेज एज इट इज स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टी सिस्टम ऑफ द बॉडी. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे का जो जन्म होता है वो जैसे उसकी स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स में होती है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो मल्टीपल सेल्स में जब तक उनके जो पेयर होते हैं वो नहीं बन जाते हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज मदर हैज़ टू टेक प्रॉपर डाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फेटस. ठीक है, अब यहाँ पर जो मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो प्रॉपर डाइट ले ताकि जो उसके वूम्ब में जो बच्चा पनप रहा है, जो जन्म लेने के लिए अपने आप में अंदर के अंदर वो बड़ा होता जा रहा है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो प्रॉपर डाइट के कारण. शी हैज़ टू गो फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये बात समझनी कि जो मदर है जो बच्चे को जन्म देने वाली है और उसके वूम्ब में जो बच्चा पल रहा है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर को बताना चाहिए, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसा क्या चल रहा है. ठीक है, अंदर से बच्चा हेल्दी है या नहीं है, उसको किस प्रकार की मेडिसिन लेनी चाहिए, तो उसको क्या करना, रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए. मदर शुड रिमेन हैप्पी, मोर एवर हेल्दी एटमोसफियर शुड बी प्रोवाइड टू हर. अब यहाँ पर जो मदर है उसको मालूम है कि उसको अंदर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको अपने आप को हैप्पी फील कराना है. ठीक है, उसको अच्छे खुश रहना है. ठीक है, और जो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए अनुकूल होना चाहिए, उसके लिए हेल्दी होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज इन्फेंसी फॉर और बेबीहुड स्टेज. ये जो होती स्टेज होती है बर्थ टू 2 ईयर्स. ठीक है, जैसे बच्चा बर्थ लेता है उसके 2 साल तक की ये स्टेज होती है इन्फेंसी और बेबीहुड स्टेज. ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ बेबी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अश्योर्ड इन प्रोग्रेसिव मैनर. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके 2 ईयर की एज के अंदर बच्चे में धीरे धीरे बहुत रैपिडली उसमें क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगते हैं. इंडिविजुअल गेन्स कंसिडरेबल वेट एंड हाइट. ठीक है, यहाँ पर आप लोग फोटो में देखोगे कि जो बच्चे की जो फोटो है वो 0 to 2 ईयर्स के बीच में इस प्रकार से जो बच्चों की जो वेट और हाइट बढ़ने लग जाती है. द कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट एज चाइल्ड ट्राइज टू बैलेंस और ट्राइज टू गेन कंट्रोल ओवर बिग मसल. ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके घर में भी अगर कोई छोटा बेबी होगा जो बर्थ से 2 ईयर के बीच में होगा तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो धीरे धीरे 6 महीने 4 महीने 8 महीने क्या होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे क्लाउडिंग करता जाएगा. वो अपने आप ही अपने हाथ के सपोर्ट से वो आगे घिसाने लगेगा, आगे जाने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो घुटने के बल चढ़ने लगेगा. तो इस प्रकार से उसमें धीरे धीरे जो बिग मसल से उसके डेवलपमेंट होने लगते हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स स्पेशली मदर शुड बी अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स नीड
लाइक प्रॉपर फीडिंग, हाइजेनिक एनवायरनमेंट, सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, अब इस कंडीशन में इस स्टेज में जो मदर है उसको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जो मदर है बच्चे की सही तरीके से फीडिंग हो रही नहीं हो रही है, उसको टाइम टू टाइम अच्छे से फीडिंग करेंगे तो क्या होगा, उतनी जल्दी उसका शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। देन जो उसका एनवायरनमेंट है वो हाइजीन होना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चा का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। देन सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप, जो बेबी और मदर को दोनों को सफिशिएंट रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर वो बच्चा सोएगा नहीं या मदर ढंग से नहीं सोएगी तो क्या होगा, वो बच्चे का अच्छी तरह से टेक केयर नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से इस इन्फेंसी और बेबीहुड स्टेज में इस प्रकार से ये चीज़ आती है। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, दिस स्टेज शोर इन 3 to 6 years. Let us see. This is the age from 3 to 6 years of child stage. In this stage, the growth slower and it takes place in shift or burst after some time period. In this stage, neuromuscular development is slow, thus weak coordinative ability. ठीक है, 3 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो उनका कोग्नेटिव जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनका जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी वो बहुत स्लो रहती है, वो एकदम से किसी चीज़ को पिकअप नहीं कर पाते, उनको उस चीज़ को पिकअप करने में क्या होता है, टाइम लगता है। जो उनका कोऑर्डिनेशन रहता है बॉडी का वो भी बहुत एकदम स्लो रहता है। जब हमको बार बार उनको रिपीटेशन कराएंगे किसी चीज़ की तो तब उसको क्या होती है, वो चीज़ समझ में आती है और तब क्या करते हैं, वो करने लगते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू क्रेमिंग, रेपुटेशनल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्या होता है, जब हमको किसी चीज की बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसको कैचअप करने में सफल होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मोर एवर इज स्लो, सोशल रिलेशनशिप ओनली रिलेटेड टू क्लोज वंस। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, अगर कोई बाहरी इंसान आएगा और उसके सामने हम उसको देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बच्चा रोने लगता है। ये चीज़ हमारे घर में भी होती है कि जो बच्चे क्या होते हैं, जिनके चेहरे उनको पता है या जो उनको पता कि मेरा केयर कौन करता है, कौन मेरे आसपास में रहता है, उनके पास ही जाने की कोशिश करता है। अगर कोई दूसरा नया उनको हाथ लगाएगा, पकड़ेगा तो क्या होगा, बच्चा रोने लगता है। ये चीज़ आप अपने घर में भी फील करी होगी, या तो फिर अपने अड़ोस पड़ोस में भी जो बच्चे हैं आप जाते होंगे या उनको लेते होंगे तो क्या होगा, एकदम से अगर आप उनके लिए नए हैं तो क्या होगा, वो रोने लगते हैं, आपके पास आएंगे नहीं। लेकिन जो भी उनके क्लोज वन होंगे, जैसे उनको लेंगे आप बुलाएंगे तो क्या होगा, वो इजीली उनके पास जाने लगते हैं। सो इस स्टेज में इस प्रकार की चीज़ें आती है, आपको ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इस स्टेज में जो एज होती है वो 7 to 12 ईयर्स की होती है। दिस इज द एज फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स ऑफ चाइल्ड स्टेज। इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड दे गेन सम स्लाइट इंप्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ठीक है, अब जो इस एज के जो बच्चे होते हैं 7 to 12 ईयर्स के, आपको भी पता है कि घर में जैसे स्कूल में भी बच्चे रहते हैं इस एज में, बच्चे क्या करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। धीरे धीरे उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड्योरेंस है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वो क्या होती है, धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उनमें जो डेवलपमेंट है वो होने लगता है। उनको किसी प्रकार का कुछ भी गेम्स देंगे, उनको बॉल लेंगे तो वो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, गिरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप होने लगती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ग्रोथ इज स्लोअर वेर इज डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड। Muscles gain strength, moreover neuromuscular coordination also improve. Thus during this stage the child should perform a lot of activity. ठीक है, अब इस एज में क्या होता है, उनका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगता है। उसके बाद उनकी जो मोटर जो फिटनेस के जो कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रेंथ होती है वो उसमें आने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उनमें रैपिडली डेवलपमेंट होता रहता है। गुड एजुकेशन शुड बी गिवन एंड गाइडेड प्रॉपरली। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, उनमें ये चीज़ भी जरूरी है, इन सारी एक्टिविटी के साथ उनको जो एजुकेशन का जो मतलब है वो भी उनको समझाना और बहुत अच्छे से उनको पढ़ाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस एज। द नेक्स्ट इज एडोलसेंस स्टेज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स। दिस पीरियड इज डेलिकेट पीरियड एंड चैलेंज फॉर पेरेंट्स। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो 13 to 19 ईयर्स में ये प्रैक्टिकली जिन बच्चों के लिए मैं लेसन ले रहा हूँ, जो बच्चे ये पढ़ने वाले हैं, इस कंडीशन में ये सारे बच्चे आते हैं। इस एज में जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत चैलेंज रहता है कि किस प्रकार से बच्चे को कंट्रोल में रखना, किस प्रकार से उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी करना। तो इस कंडीशन में जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए जो समय रहता है बहुत चैलेंजिंग रहता है।
इन टीनेज children wants to live independence as they consider themselves to take responsibility like adults। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंसली जो कुछ उनको कुछ डिसीजन लेने हैं तो वो खुद ब खुद लेने की कोशिश करते हैं। Adolescence age causes many changes related to social and psychological। Teenage often give importance to friend and neglect family। ठीक है, इस कंडीशन में ये चीज़ आप खुद भी समझते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है कि इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को देते हैं, न कि अपनी फैमिली को। ठीक है, उनको कुछ भी काम रहेगा वो घर के काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें उनके फ्रेंड ने बोल दिया कि हमें यहाँ चलना, ये काम करता है, तो क्या करेंगे, वो घर के काम छोड़ के जो अपने फ्रेंडशिप है उसको निभाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, अब इस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। अग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो एडोलेसेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं और वायलेंस होते हैं। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने लगते हैं, जो अपना एग्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चक्कर में क्या होता है, वो वायलेंस हो जाते हैं। वायलेंस मीन्स वो फिजिकली किसी के साथ मारी में लग जाते हैं, फिजिकली किसी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। तो इस कंडीशन में हमें जो अपना एग्रेशन है, जो वायलेंस बिहेवियर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। द नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड हाइड मिस्टेक। अब इस एज में जो बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, अपने आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में कुछ उनको डिसीजन लेना है तो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद लेने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर अगर वो डिसीजन ले भी रहे और वहाँ पर क्या था, उनसे जो डिसीजन है वो उनके फेवर में नहीं गया, वो चीज़ उनसे गलती हो गई, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स है उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एज में ये चीज़ें होती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम अपना सही फैसला ले सकें। ले भी ले रहे हैं तो उसको क्या करना है, अगर हमें से कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो क्या करना है, उसको बताना है, किसी से शेयर करना है, ताकि जो आपने मिस्टेक्स की आप नेक्स्ट बार उसको नहीं करें और उसका जो सोल्यूशन है वो आप ढूंढ सकें। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स गिवन इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि इस कंडीशन में, इस एज में जो बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो अपने फ्रेंडशिप सर्कल को ज़्यादा देते हैं इन कंपेयर टू देयर फैमिली। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ भी होगा तो उसका केयर कौन करेंगे, आपकी फैमिली करेगी। ये आप बहुत बार प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझ भी चुके होंगे, बहुत सारे इस चीज़ से जा भी चुके होंगे कि बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते तो हैं लेकिन उनको निभाते नहीं हैं। ठीक है, आखिरकार में जो चीज़ें आती है वो कौन करता है उनके लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम लाइक गॉसिपिंग, वीडियो गेम्स, फोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने। गॉसिपिंग मीन्स आपस में फालतू की चर्चाएं करना, बिना टाइम से बात करके टाइम का वेस्ट करना। आज की कंडीशन में जो वीडियो गेम्स है मोबाइल पे अलग अलग प्रकार के, उसमें वो घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं, वो एक वेस्टिंग टाइम में आता है। फिर उसके बाद जो फ़ोन से यूजुअली आप किसी काम के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूजलेस टाइम, जो अपना टाइम है आधा से ज़्यादा फ़ोन पे ही बर्बाद कर देते, गाने सुनने में, वीडियो देखने में। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ पॉजिटिवली कर रहे हैं, आपकी स्टडीज कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें तो क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम्स है। देन डिफेक्टेड टूवर्ड्स ड्रग्स एंड स्मोकिंग। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत सारे बच्चे इसमें प्रैक्टिकली, स्पेशली बॉयज़, इन चीज़ों में बहुत गहराई में चले जाते हैं कि वो उनके कोई ऐसी फ्रेंडशिप की सर्कल मिल जाती है जहाँ पर वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एडोलेसेंस में ये प्रॉब्लम्स है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं जो ड्रग्स और स्मोकिंग के प्रति बहुत सारे अट्रैक्शन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये चीज़ करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का आपको ये बाद में बहुत नेगेटिवली इफेक्ट आपकी शरीर के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट इज रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर मीन्स आपने बहुत न्यूज़ों में सुना होगा, प्रैक्टिकली भी बहुत सारे लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपकी जब तक एज नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपके लिए गलत है कि आप रॉन्ग डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आपने केसेस सुनते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, अंडर एज रहते हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं या रेप कर देते हैं जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए। देन दे गो टू प्रोस्टिट्यूट। बहुत सारी ऐसी जगहें होती है,
बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर वुमेन्स सेक्स वर्कर के रूप में काम करती, वहाँ पर जाकर अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा करते हैं। देन टीनेज प्रेगनेंसी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। टीनेज में बच्चे जो गर्ल्स होती है वो प्रेग्नेंस हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो पूरा करने के लिए, लेकिन जब उनका समय नहीं है, जब उनको ये चीज़ें उनके लिए उस एज में गलत है, तो ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। देन नेग्लेक्ट फैमिली, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा फैमिली को नहीं देते हैं। क्या किनको देते हैं? जो अपने फ्रेंडशिप सर्कल को उनको देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उनके लिए कुछ होगा नहीं, मैं मेरे दोस्त के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर ऐसी बात फैमिली पे आती तो वो इतना माइंड नहीं करेंगे, अरे हो रहा तो होने दो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन लेविश एक्सपेंसेस, लेविश एक्सपेंसेस मीन्स फालतू फिजूल के खर्चे, जहाँ पर आपको पैसे नहीं लगाने वहाँ पर भी आप लगाते हैं, बेमतलब के खर्चे करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेविश एक्सपेंसेस। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे अभी आपको जो आपका ये समय है, जो ये आपकी एज है, आपको आपके करियर के ऊपर, आपकी स्टडीज़ के ऊपर, जो आपका फ्यूचर बनाना उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आए, फालतू टाइम में अपना वेस्ट करना, मोबाइल चलाना, वीडियो गेम चलाना, फिर जो दूसरी गंदी हैबिट्स है, सेक्सुअल डिज़ायर, उसके बाद जो ड्रग्स एंड स्मोकिंग है, इन सारी चीज़ों में लगा देते। जो अपना मेन कंसंट्रेशन है अपनी स्टडी का, अपनी फ्यूचर का, उसमें वो लोग इतना कंसंट्रेशन नहीं करते। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन अनएडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या, जो बच्चे फ़ोन में इतने दिन रात बिजी रहते हैं कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते हैं, स्लीप नहीं ले पाते, उसके कारण उनके जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। वो बार बार उसी चीज़ों में उनको कुछ, अगर वो घर में भी हैं, कुछ काम भी करे, तो बार बार उनको वही चीज़ें दिन रात फोन चला करते, गेम खेल करते, तो वही चीज़ उनको क्या होती है, बार बार बहुत परेशान करती है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सदमे में पहुंच जाते हैं, और वो मेंटली बहुत सारे बच्चे पागल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको फिर बहुत सीरियसली ट्रीटमेंट, जो इलाज है वो बहुत लंबा चलता है, वो तो वो सारी चीज़ों के थ्रू उनको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की ये जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनको लिया। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ अडोलेसेंस प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी है उसको हम लोग किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, या किस प्रकार से उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। Religious and moral education can help adolescents to get some peace of mind and direction in their lives, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन से अगर उनको हम इस प्रकार का जो एजुकेशन है देंगे, तो क्या होगा, उनका जो स्ट्रेसफुल भरा जो माइंड है, जो दिमाग है, जो उनकी जीवन जीने की शैली, वो धीरे धीरे क्या होगी, थोड़ी डाउन होगी। वो धीरे धीरे जो अपना माइंड है वो धीरे धीरे इन चीज़ों में लाने की कोशिश करेंगे। मोरल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, वाइल होम इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके अंकल आंट रहेंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को जो वैल्यूज है वो आपको समझा सकते हैं। घर से जो आपकी स्कूल है उससे ज़्यादा सबसे जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपका खुद की फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो होते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रेंडली एटीट्यूड। एट दिस स्टेज अडल्ट wants accept the friendly attitude, ठीक है। इस कंडीशन, सो parents and teachers should act more as a friendly react than discipline react parents, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है हमको ये बताना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ एज एकदम फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। भले वो गंदी हैबिट में है या वो सुनते नहीं, लेकिन अगर जब तक आप उनसे फ्रेंडली व्यवहार में नहीं रहोगे तो क्या होगा, वो उतना आपसे क्लोज नहीं आएगा। उनको लगेगा कि नहीं यार, उससे की बात अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से बात नहीं शेयर करनी चाहिए, वो समझते नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमको कुछ भी बोलने जाते तो वो बार बार गुस्सा हो जाते। तो उस कंडीशन में क्या है, जो पेरेंट्स है, जो आपके टीचर्स है, उनको क्या करना चाहिए, जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका एटीट्यूड है, वो उनको चेंज करना चाहिए। उनसे एकदम फ्रेंडली बात करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, वो कौन सी प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है, ठीक है। तो अगर जब तक पेरेंट्स और जो टीचर से नहीं समझेंगे, तब तक जो बच्चे हैं वो इतना क्लोज उनसे नहीं आ पाएंगे। द नेक्स्ट इज रीजनेबल इंडिपेंडेंस, ठीक है। दे शुड बी गिवन रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे उनको ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए। उनको कुछ जो उनके शौक है, अपनी तरह से कहीं पे जाना घूमना, वो सारी चीज़ें उनको नहीं, उनको एक लिमिट में देनी चाहिए, ठीक है। देन
दे शुड बी गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी डिस्कस इन रीजनेबल मैनर। ठीक, अगर उनको हम लोग कुछ फ्रीडम भी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्रीडम है वो जो मेरे पेरेंट्स ने दी, जो मेरे अंकल आंट ने दी या टीचर्स ने दी, वो उनके फेवर में रहेगा नहीं रहेगा। अगर हमने फ्रीडम देती वो उनकी पूरी ऐसी 12 बजाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जो पेरेंट्स जो टीचर्स वो अगली बार उनको उस चीज़ में डालेंगे नहीं, उनको बोलेंगे कि नहीं हम आपको के ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको लास्ट टाइम जो फ्रीडम दी थी, आपको क्यों ट्रस्ट किया था, वो सारा आपने ट्रस्ट तोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती है। देन दे शुड ऑल्सो गिवन फ्रीडम टू गो आउट रीजनेबल कीपिंग देयर सेफ्टी इन माइंड। ठीक, अगर आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, आपके फैमिली में अगर आपको किसी प्रकार की फ्रीडम दे रहे हैं तो आप उसको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो मुझे फ्रीडम मिली है वो उसको ओवर नहीं करूं। ठीक है, अगर मुझे आज फ्रीडम मिली, ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए मांगूं या कुछ फेवर मांगूं तो वो मुझे जल्दी से हाँ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। टीनर्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड नीड गो गुड प्रोग्राम्स टू चैनलाइज। ठीक है, इन अ proper way. Participation physical activities such as sports, games, adventure and explosive activities are good to channelize the energy. ठीक है, अब इस कंडीशन में जो बच्चे रहते हैं इस एडल्ट एज में बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में उनको क्या है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वहाँ पर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ गेम्स खेलनी चाहिए या तो फिर कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स से एडवेंचर एक्टिविटी से उसमें क्या करना चाहिए, अपने आप को डालना चाहिए अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए। द नेक्स्ट इज प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। कभी हम लोग अपनी फैमिली में या बच्चों से ये चीज़ें शेयर नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम लोग उनसे शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने एक पॉइंट देखा था कि रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, तो ये सारी चीज़ें उस कंडीशन में आती जब तक अगर हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे। एट दिस स्टेज सेक्स डिफरेंस ब्रिंग प्रोमिनेंट चेंज। ठीक है, इस जो एज है इसमें अलग अलग प्रकार की जो शारीरिक चेंजेस आते हैं गर्ल्स में, वुमेन्स में, गर्ल्स और बॉयज़ में। ठीक है, उनका जो बॉडी का जो पोस्चर है वो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते हैं, उनके जो बॉडी के पार्ट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें उनको समझानी चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उनमें चेंजेस होते हैं। दे मस्ट बी प्रॉपरली गाइडेड एंड टू टेकल दिस सेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, देयर डाउट्स मस्ट बी मेड क्लियर रिगार्डिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो भी उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में उनसे बताना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए कि इस एज में इस कंडीशन में ये चीज़ें होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर समय पे ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तक हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें समझेंगे नहीं, वो चीज़ों को उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है, जो एडल्ट सेक्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, उनसे शेयर करनी, इन पॉइंट्स पे जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी 9th यूनिट थी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये इस यूनिट को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो ये दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है दोनों आज मैंने फिनिश किए। तो ये वीडियो के थ्रू और PDF के थ्रू आपको घर पर रहकर इसकी स्टडी करनी है और जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अगर अभी आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का जो लोड है 12th में पढ़ने के लिए इतना आपके पास टेंशन नहीं रहेगा, या तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अभी से ये सारी चीज़ों को, ये सारी डाउट क्लियर करोगे स्टडी करके, तो आपको 12th में ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो आप घर पर आकर अच्छे से पढ़िए। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।